हेलो स्टूडेंट्स, मैं स्वरूपा जैन स्वागत करती हूँ आपके अपने चैनल पर। अगर आप इस चैनल पर नए हैं प्लीज़ इसे लाइक, सब्सक्राइब व अपने दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर कीजिए। आज हम चैप्टर 2 का पार्ट 2 पढ़ेंगे। यदि आपने इससे पहले वाली सभी वीडियो नहीं देखे तो चैनल की साइंस प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। यदि यही सभी चैप्टर आपको इंग्लिश मीडियम में विद हिंदी एक्सप्लेनेशन पढ़ने हैं तो आप मेरे दूसरे चैनल ब्रेन क्विज पर जाकर भी पढ़ सकते हैं। सो स्टूडेंट्स, इससे पहले वाले पार्ट में हमने भोजन के प्रमुख तत्वों के बारे में पढ़ा था। प्रोटीन, वसा, विटामिन एंड खनिज लवण। इनके कुछ टेस्ट भी हमने किए थे। इससे आगे हम आज पढ़ेंगे। सो लेट्स स्टार्ट। विभिन्न पोषक हमारे शरीर के लिए क्या करते हैं। अब ये पोषक तत्व हमारे शरीर के लिए क्या करते हैं। कार्बोहाइड्रेट मुख्य रूप से हमारे शरीर को ऊर्जा प्रदान करता है। वसा भी हमारे शरीर को ऊर्जा प्रदान करता है। वास्तविकता में कार्बोहाइड्रेट की तुलना में वसा अधिक ऊर्जा प्रदान करता है। वसा और कार्बोहाइड्रेट युक्त भोजन को हम ऊर्जा देने वाला भोजन भी कहते हैं। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये लाइन, ऊर्जा देने वाला भोजन। इसके कुछ उदाहरण हैं। कुछ कार्बोहाइड्रेट के स्रोत है जहाँ से हमें कार्बोहाइड्रेट भरपूर मात्रा में मिलता है, जैसे कि शकरकंदी, आलू, गन्ना, पपीता, गेहूं, चावल, बाजरा, तरबूज, आम, मक्का। स्टूडेंट्स, इनको आपको याद कर लेना चाहिए। एटलीस्ट दो एग्जाम्पल आपको याद कर लेने चाहिए। ये एग्जाम में जरूर पूछे जाते हैं। अभी वसा के मुख्य स्रोत मूंगफली, तिल, गिरी, ये हमें पादपों से मिलते हैं। मांस, मछली, अंडे, ये हमें जंतुओं से मिलते हैं, जैसे कि हमने पिछले वाले चैप्टर में पढ़ा था। अब हम प्रोटीन के बारे में पढ़ेंगे। प्रोटीन की आवश्यकता हमारे शरीर को क्यों होती है। प्रोटीन की आवश्यकता शरीर की वृद्धि तथा स्वस्थ रहने के लिए होती है। और प्रोटीन युक्त भोजन को हम शरीर वर्धक भोजन भी कहते हैं। क्या कहते हैं स्टूडेंट्स? शरीर वर्धक भोजन। इसके भी कुछ उदाहरण हैं यहाँ पर जिसमें भरपूर मात्रा में प्रोटीन होता है, जैसे कि चना, मूंग, तुअर दाल, राजमा, मटर, सोयाबीन। कुछ हमें जंतुओं से मिलता है, मांस, मछली, पनीर, दूध। इसमें भरपूर मात्रा में प्रोटीन होता है जिसे हमें हमारे खाने में शामिल करना चाहिए। विटामिन रोगों से हमारे शरीर की रक्षा करते हैं। विटामिन हमारी आंख, अस्थियों, दांत और मसूड़ों को स्वस्थ रखने से भी सहायता करते हैं। विटामिन कई प्रकार के होते हैं जिन्हें अलग अलग नामों से जाना जाता है, जैसा कि आपको पता है विटामिन ए, विटामिन बी, सी, डी, ई, विटामिन के और विटामिन बी कॉम्प्लेक्स भी कहते हैं। हमारे शरीर को सभी प्रकार के विटामिनों की अल्प मात्रा में आवश्यकता होती है। विटामिन ए हमारी त्वचा, आंखों को स्वस्थ रखता है। विटामिन सी बहुत से रोगों से लड़ने में हमारी मदद करता है। विटामिन डी हमारी अस्थियों और दांतों के लिए कैल्शियम का उपयोग करने से हमारे शरीर की सहायता करता है। विभिन्न विटामिनों से भरपूर भोजन हम चित्र 2.6 और 2.9 में देखेंगे। से हमें भरपूर मात्रा में विटामिन मिलता है। विटामिन मेनली फ्रूट्स एंड वेजिटेबल में होता है, जैसा कि आप देख रहे हैं संतरा, टमाटर, अमरूद, मिर्च, नींबू, इनमें भरपूर मात्रा में विटामिन होता है। अंडे, मछली, दूध, मक्खन, ये हमें जंतुओं से मिलता है, विटामिन के स्रोत हैं। हमारे शरीर को खनिज लवणों की आवश्यकता अल्प मात्रा में होती है। अब हमारे शरीर को ये सब तो बहुत अधिक मात्रा में चाहिए होता है, प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट एंड विटामिन, बट खनिज लवण हमें कुछ ही मात्रा में चाहिए होता है। शरीर की उचित विकास तथा अच्छे स्वास्थ्य के लिए प्रत्येक खनिज लवण आवश्यक है। विभिन्न खनिज लवणों को कुछ स्रोतों को 2.10 में दिखाया गया है। अधिकांश खाद्य पदार्थों में एक से अधिक पोषक तत्व होते हैं। आपने भी सारणी 2.2 में प्रश्नों को लिखते समय इस बात का ध्यान अवश्य दिखा होगा कि फिर भी किसी कच्ची सामग्री में एक निश्चित पोषक तत्व की मात्रा दूसरे पोषक की मात्रा से अधिक हो सकती है। उदाहरणतः चावल में कार्बोहाइड्रेट की मात्रा दूसरे पोषकों से अधिक होती है। इस आधार पर हम ये कह सकते हैं कि चावल में कार्बोहाइड्रेट की भरपूर मात्रा होती है। अब हमारी बॉडी में कुछ खनिज लवण की मात्रा भी हमें आवश्यक होती है, जिसके कुछ उदाहरण यहाँ पे दिए गए हैं, जैसे आयोडीन के स्रोत पालक, अदरक, फास्फोरस के कुछ स्रोत हैं। ये यहाँ पर दूध है, ये बनाना है, ये गेहूं है, चावल है। कुछ लोह के कुछ स्रोत होते हैं जिससे हमें लोहा मिलता है, ये पालक है, एप्पल है। कुछ कैल्शियम के स्रोत होते हैं, दूध है, अंडा है। इस तरह से इसमें हमें कुछ खनिज लवण मिलते हैं। इन पोषक
तत्वों के अलावा हमारे शरीर को आहारी रेशे तथा जल की आवश्यकता होती है। अब हमारे बॉडी को कुछ आहारी रेशे भी चाहिए होते हैं, जैसा कि हमने पढ़ा था पहले रुक्षांश। रुक्षांश भी हमारी बॉडी के लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है। रुक्षांश बिना पचे भोजन को बाहर निकालने में हमारे शरीर की सहायता करता है। जल भोजन में उपस्थित पोषकों को अवशोषित करने में हमारे शरीर की सहायता करता है और जल भोजन में उपस्थित पोषकों को अवशोषित करने में हमारी सहायता करता है। जल भी हमारे बॉडी के लिए बहुत ज़रूरी होता है। जैसा कि आपने सुना होगा, कभी हमें दिन में एटलीस्ट 9 to 10 ग्लास हमें वाटर पीना ही चाहिए फॉर गुड हेल्थ। यह कुछ अपशिष्ट पदार्थों जैसे कि मूत्र, पसीने को शरीर से बाहर निकालने में सहायता करता है। सामान्यतः हमारे शरीर को जितने जल की आवश्यकता होती है वह हमें उन वस्तुओं से प्राप्त होता है जिन्हें हम द्रव रूप में लेते हैं, जैसे कि जल, दूध, चाय। इसके अतिरिक्त हम जो भी भोजन पकाते हैं उसमें पानी होता है, हमारे शरीर को जल प्रदान करता है। ये क्रियाकलाप 3 में आप देख सकते हैं। एक टमाटर तथा नींबू जैसा कोई भी फल ले लो, जिसके कुछ हिस्सों काट लो तो आप देखोगे उसमें भरपूर मात्रा में जल रहेगा। और कुछ ऐसे फल भी होते हैं जिसमें भी भरपूर मात्रा में जल होता है, जैसे कि नारंगी है, संतरा है, तरबूज है, उसमें जल होता है, जिससे हमारे शरीर को जल मिल जाता है। और कुछ जल हमें ऐसे ही लेना होता है। संतुलित आहार। सामान्यतः पूरे दिन में जो कुछ भी हम खाते हैं उसे हम संतुलित आहार कहते हैं। हमारे शरीर की वृद्धि और अच्छे स्वास्थ्य को बनाए रखने के लिए हमारे आहार में वे सभी पोषक तत्व उचित मात्रा में होने चाहिए जिनको हमारे शरीर की आवश्यकता होती है। कोई भी पोषक तत्व न आवश्यकता से अधिक और न ही कम। हमारे आहार में पर्याप्त मात्रा में रुक्षांश तथा जल भी होना चाहिए। इस प्रकार के आहार को हम संतुलित आहार कहते हैं। सो स्टूडेंट, संतुलित आहार किसे कहते हैं? ये जितने भी पोषक तत्व हमने पढ़े हैं वो हमारे शरीर को सही मात्रा में चाहिए, न आवश्यकता से अधिक और न ही ज़्यादा। ऐसा नहीं कि हमने प्रोटीन ही खा लिया, कार्बोहाइड्रेट खा लिया। हमारे शरीर को ये सब एक सीमित मात्रा में चाहिए होते। और अगर हम ये पूरा खाना इन पोषक तत्वों को ध्यान में रखते खाते हैं तो वो हमारा दिन भर का एक संतुलित आहार कहा जाएगा। क्या आप सोचते हैं कि प्रत्येक आयु वर्ग के लोगों को एक ही प्रकार के आहार की आवश्यकता होती है? क्या आप यह भी सोचते हैं कि हमारा संतुलित आहार हमारे शारीरिक कार्य पर निर्भर करता है? एक सप्ताह की अवधि में आप जो भी खाते हैं उसको एक चार्ट में आप लिख लीजिए कि आप क्या खाते हैं। दालें, मूंगफली, सोयाबीन, अंकुरित बीज, किण्वित भोजन, आटे का मिश्रण, केला, पालक, सत्तू, गुड़ उपलब्ध सब्जियां तथा इसी प्रकार के अन्य भोजन कई पोषक उपलब्ध कराते। इसलिए कोई व्यक्ति अल्प व्यय में भी संतुलित आहार खा सकता है। उचित प्रकार का भोजन करना ही पर्याप्त नहीं है, इसे उचित तरीके से पकाना भी चाहिए। पोषक तत्व नष्ट ना हो। क्या आप जानते हैं कि पकाते समय कुछ पोषक तत्व होते हैं? छिलका उतारकर यदि सब्जियों और फलों को धोया जाता है तो संभव है कि उनके कुछ विटामिन नष्ट हो जाएंगे। सब्जियों और फलों की त्वचा में कई महत्वपूर्ण विटामिन और खनिज लवण होते हैं। चावल और दालों को बार बार धोने से उनमें उपस्थित विटामिन और कुछ खनिज लवण अलग हो जाते हैं। इसलिए हमें सब्जियों और उनको बार बार नहीं धोना चाहिए, सिर्फ एक बार धोना चाहिए। हम सभी जानते हैं कि पकाने से भोजन का स्वाद बढ़ता है, इसे पचाने में आसानी होती है। इसके साथ साथ पकाने में कुछ पोषक तत्वों की हानि भी हो सकती है। यही भोजन पकाने में अत्यधिक जल का उपयोग किया जाता है और बाद में इसे फेंक दिया जाता है तो कई लाभप्रद प्रोटीन और खनिज लवण की हानि हो जाती है। पकाने में विटामिन सी आसानी से गर्मी से नष्ट हो जाता है। क्या यह उचित नहीं होगा कि हम अपने आहार में फल और कच्ची सब्जियां भी अब हम हमारे आहार में कुछ कच्ची सब्जियां भी खा सकते हैं, जैसे कुछ सैलेड है, कुछ हम सलाद के तौर पर टमाटर ले सकते हैं, ककड़ी ले सकते हैं, तो कुछ कच्ची सब्जियां भी खा सकते हैं। बूझों ने सोचा कि हर समय वसा युक्त खाना ही सर्वोत्तम भोजन होता है, क्योंकि हमने आगे पढ़ा था कि वसा में भरपूर मात्रा में ऊर्जा होती है। तो एक बूझों ने ऐसा सोचा कि मैं वसा खा लूंगा तो मुझे बहुत ज़्यादा ऊर्जा मिलेगी। एक कटोरी कार्बोहाइड्रेट युक्त भोजन की अपेक्षा एक कटोरी वसा युक्त भोजन अधिक ऊर्जा देगा। क्या ऐसा नहीं होता? अतः उसने तली हुई चीजें, समोसा, पूरी, मलाई, रबड़ी, पेड़ा प्रचुर मात्रा में खा लिया। क्या आप सोचते हैं कि यह ठीक था? निसंदेह नहीं। इतना अधिक वसायुक्त भोजन खाना हमारे लिए बहुत हानिकारक हो सकता है। हमारे भोजन में वसा की मात्रा अत्यधिक मोटापे का कारण हो जाता है। इस तरह से आप इस चित्र में देख सकते हो कि इसने बहुत सारा खाना खा लिया। बूझो नाम के एक लड़के ने
तो कितना मोटा हो गया, फिर हम मोटे हो जाएंगे तो हमें फिर वॉक कर करके अपने बॉडी को कम करना होगा। इसलिए हमें वसा भी कुछ सीमित मात्रा में ही खाना चाहिए, ऐसा नहीं कि एक ही तरह का खाना हमें खाना चाहिए। अब हम आगे बढ़ते हैं। अभावजन्य रोग। अब इन पोषक तत्वों के अभाव में हमें कुछ रोग भी हो जाते हैं। एक व्यक्ति खाने के लिए पर्याप्त भोजन पा रहा है, लेकिन कभी कभी उसके भोजन में किसी विशेष पोषक तत्व की कमी हो जाती है। कई बार हम कुछ सब्जियां पसंद नहीं करते तो हम सब्जियों को नहीं खाते हैं, हम बोलते कि ये हम नहीं खाएंगे, ये फ्रूट्स हम नहीं खाएंगे, तो उससे हमारे शरीर में कुछ पोषक तत्वों की कमी हो जाती है और कुछ से कुछ रोग हो जाते हैं, जिसको हम अभावजन्य रोग कहते हैं। यदि कोई भी व्यक्ति अपने भोजन में पर्याप्त प्रोटीन नहीं ले रहा तो उससे कुछ रोग हो सकते हैं, जैसे कि वृद्धि का अवरोध होना, चेहरे पर सूजन, बालों के रंग का उड़ना, त्वचा की बीमारियां, पेचिश आदि हो जाता है। यदि प्रोटीन तथा कार्बोहाइड्रेट दोनों ही किसी व्यक्ति के आहार में लंबे समय तक अनुपस्थित रहें तो उसकी वृद्धि पूरी तरह से अवरुद्ध हो जाएगी। ऐसा व्यक्ति बहुत दुबला पतला हो जाएगा, वह इतना दुर्बल हो जाएगा कि चलने फिरने में भी असमर्थ रहेगा। इसलिए हमें हमारे भोजन में ये संतुलित आहार लेना बहुत जरूरी है। विभिन्न विटामिन और खनिज लवणों के अभाव से विभिन्न रोग और विकृतियां हो जाती है, और विटामिन और खनिज लवण के अभाव में भी बहुत सारे रोग हो जाते हैं। इन सब रोगों की एक सारणी यहाँ पे दी हुई है। विटामिन और खनिज लवणों के अभाव से हमारे शरीर में क्या क्या रोग हो जाते हैं, हम इस सारणी को देखेंगे। और स्टूडेंट्स, एग्जाम की दृष्टि से ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। इस सारणी को आप याद कर लेना, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। अब हम देखते हैं विटामिन की कमी से क्या क्या रोग होते हैं। विटामिन ए की कमी से क्षीणता व दृष्टिहीनता का रोग होता है। विटामिन ए की कमी से हमें कम दिखाई देता है। कमजोर दृष्टि, अंधेरे में कम दिखाई देना, कभी कभी पूरी तरह से दिखाई देना बंद हो जाता है। मतलब रात में जब अंधेरा होता है तब हमें कम दिखाई देता है और कभी कभी तो पूरी तरह से दिखाई देना बंद हो जाता है। विटामिन बी से बेरी रोग हो जाता है। दुर्बल पेशियों और काम करने की ऊर्जा में कमी हो जाती है। बेरी रोग से क्या हो जाता है, दुर्बल पेशियां हो जाती है और काम करने की ऊर्जा में कमी हो जाती है। विटामिन सी से हमें स्कर्वी रोग हो जाता है। स्कर्वी रोग में मसूड़ों से खून निकलता है। कभी कभी आपने देखा होगा कि आप ब्रश करते हो तब आपके मसूड़ों से खून आता है, इसका मतलब आपकी बॉडी में विटामिन सी की कमी है। घाव भरने में अधिक समय लगता है, फिर हमें कुछ चोट लग जाती है तो उसका घाव भी जल्दी से नहीं भरता है। विटामिन डी से रिकेट्स रोग हो जाता है, अस्थियों का मुलायम होना होकर मुड़ जाना। अब विटामिन डी की कमी से क्या हो जाता है, रिकेट्स रोग हो जाता है, जिससे अस्थियां आसानी से बहुत जल्दी से मुड़ जाती हैं और उस तरह से। विटामिन डी हमें सूर्य से मिलता है, तो हमें धूप लेना भी हमारी बॉडी के लिए बहुत ज़रूरी है। अब कैल्शियम की कमी से क्या होता है, कैल्शियम की कमी से अस्थियों और दंत क्षय, कमजोर अस्थियां हो जाती है और दंत क्षय हो जाता है। मतलब दांत जल्दी से टूटने लग जाते हैं और दांत भी हमारे कमजोर हो जाते हैं कैल्शियम की कमी से। आयोडीन की कमी से घेंगा गोइटर रोग जाता है, जिससे गर्दन की ग्रंथियां भूल जाती हैं और बच्चों में मानसिक विकलांगता आ जाती है। और लोहे की कमी से हमें अरक्तता का रोग हो जाता है और कमजोरी आ जाती है। अरक्तता मतलब खून की कमी हो जाती है। तो इस तरह से विटामिन की कमी से हमें ये रोग हो जाते हैं। तो स्टूडेंट्स, इस चैप्टर में आपने क्या पढ़ा, इस चैप्टर में हमने पढ़ा कि भोजन के ये प्रमुख पोषक तत्व हैं जिनको हमारे संतुलित आहार में हमें शामिल करना चाहिए और इन्हें हमें सही मात्रा में खाना चाहिए, ताकि हमारी बॉडी में इन सब की कमी ना हो और इससे हमें इनसे हमें रोग ना हो। और हमें ये ध्यान रखना चाहिए कि हम इनको बहुत सही मात्रा में खाएं। तो ठीक है स्टूडेंट्स, आज के इस चैप्टर में हमने यही पढ़ा और ये आपका चैप्टर ख़त्म हुआ। अगर इसके अभ्यास कार्य में पार्ट 3 में करेंगे और तब तक आप रिवाइज कीजिए। और अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब एंड हिट द बेल आइकन, ताकि आने वाली मेरी सभी वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। थैंक यू।